चलिए जी आगे डिस्कस करते हैं। हमारे पास काइंड्स ऑफ टैक्सेस के टैक्सेस की हमारे पास एग्ज़ाम कौन सी है, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस आउट करते हैं। यहाँ पे आपको अगर आप थोड़ा सा ध्यान करें, आपके यहाँ पे ना ये आइकन्स बने हुए हैं। ये आइकन्स ही आपको इनफ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम किन काइंड्स की बात कर रहे हैं या कौन से हमारे जो है टैक्स जो है वो कंसिडर होंगे। अब देखिए ये शो कर रहा है इक्वालिटी को, ये शो कर रहा है डिक्लाइन को, ये शो कर रहा है किसको, इंक्लाइंड को शो कर रहा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स की, जो आपको आइकन से शो कर रहा है कि भाई ये टैक्स जो है वो सब के लिए एक ही है। मतलब क्या होता है प्रोपोर्शनल टैक्स का या फ्लैट टैक्स का, कि ये टैक्स हम चार्ज तो करते हैं लेकिन ये एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर ही हम क्या करते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। और सबसे ही हम एक फिक्स परसेंटेज पे क्या कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन जो है वो करवा के बैठे होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इसको एक फिक्स परसेंटेज के ऊपर ही लेते हैं। अगर कोई अमीर है, गरीब है, पैसे हैं नहीं है, वट जो भी है, हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ये एक फिक्स परसेंट के ऊपर ही लगाएंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं सेल्स टैक्स की। सेल्स टैक्स हर बंदे के ऊपर एक फिक्स रेट लगना है, डैट इज़ 18%। वो नहीं देखता कि आप लोग अमीर हैं, गरीब हैं, पैसे हैं या नहीं हैं, आप खरीदेंगे, आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, 18% पे करना पड़ेगा। जैसे आपका होता है कॉरपोरेट टैक्स। अब कॉरपोरेट टैक्स जो है, जो कंपनीज के ऊपर लगता है, वो कितना है, डैट इज़ 29%। वो इतना ही लग रहा है, उससे कम ज़्यादा नहीं। चाहे छोटी कंपनी है चाहे बड़ी कंपनी है, सेम टैक्स देना पड़ेगा। जैसे आपका आता है टैक्स ऑन डिविडेंड्स वगैरह, ये कितना होता है आपका, 15% है। तो भाई आपका डिविडेंड ₹1,00,000 है, आपका डिविडेंड ₹10,00,000 है, आपका डिविडेंड ₹20,00,000 है, आपको ये फिक्स टैक्स ही क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ता है। तो ये है आपके पास प्रोपोर्शनल टैक्स। उसके बाद है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स, लेकिन इससे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स को। अब आपको ग्राफ नज़र आ रहा है कि भाई इसमें क्या होती है, बेसिकली इसमें जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज़ होती है, आपका टैक्स भी क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी, आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। आपकी आमदनी कम होगी, आपका टैक्स कम होगा। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल जो हम यहाँ पे डिस्कस आउट करेंगे वो होगा हमारा इनकम टैक्स। और एक है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली कि ये जो गरीब लोग होते हैं उनसे टैक्स ज़्यादा लिया जाता है, और जो अमीर लोग होते हैं उनसे टैक्स जो है वो क्या लेते हैं, कम ले रहे होते हैं। जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। यानी ये वो टैक्स है जो गरीब की जेब के ऊपर भारी पड़ेगा, गरीब की जेब के ऊपर भारी पड़ेगा, लेकिन अमीर लोगों को इतना ये फ़र्क किसका नहीं पड़ रहा होता। जैसे ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, जितने भी आपके मुल्क के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो क्या होते हैं, आपके हमेशा रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। तो ये 3 टाइप्स हैं, इनको ज़रा हम अंदर में डिस्कस करते हैं। पहले है हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स, कि भाई एक सेम परसेंटेज लगेगी आपकी इनकम के ऊपर, या एक सेम परसेंटेज से क्या किया जाएगा, आपका टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जा रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोपोर्शनल टैक्स कहते हैं, या इसको हम फ्लैट टैक्स जो है वो कह रहे होते हैं। क्या होगा, सेम परसेंटेज के ऊपर ही हम क्या कर रहे होंगे, इसको चार्ज कर रहे होंगे सबसे। जैसे सेल्स टैक्स है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स है, जैसे टैक्स ऑन डिविडेंड है, जैसे टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड डेट है, ये सारे आपके प्रोपोर्शनल टैक्स कहलाते हैं, सारे आपके फ्लैट टैक्स जो है वो कहला रहे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्स। ये क्या होता है बेसिकली, कि ये गरीब लोगों से, जो लो इनकम पीपल हैं, उनसे ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है या उनको ज़्यादा बर्डनाइज करता है। जो अमीर लोग हैं उसके ऊपर जो है वो इतना ये इफ़ेक्ट नहीं कर रहा होता, ये हमारा इसमें आ रहा होता है, दैट इज़ रिग्रेसिव टैक्स। रिमेंबर सेल्स टैक्स जो है वो भी आपका रिग्रेसिव होता है। जितने भी आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सारे आपके रिग्रेसिव इन नेचर ही होते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोग्रेसिव टैक्स, जिसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, इनकम कम होगी, टैक्स हमारा क्या होगा, कम हो रहा होगा। ये 3 टाइप्स क्लियर है आप लोगों को।
Recording in progress. ये 3 टाइप सब क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आगे ये सवाल जो है ये पास्ट पेपर में सिर्फ 1 टाइम टेस्ट हुआ है, एक ही दफ़ा आया है, उसके बाद ये पेपर में सवाल नहीं आया। दैट इज़ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लॉ के जो हमारे टैक्स लॉज हैं जो मुल्क में राइज हैं उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। नंबर 1 कि टैक्स जो है वो क्या है, इनफोर्स कंट्रीब्यूशन है, नॉट वॉलेंट्री इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि टैक्स जो है हमारा हमेशा वो हुकूमत क्या करती है, वो हुकूमत बज़ोर ताकत लेती है, लीगली तौर के ऊपर जो है वो क्या करती है, हुकूमत कलेक्ट कर रही होती है। हुकूमत ये नहीं कहती कि आपका अगर दिल कर रहा है तो आप टैक्स दे दें, ऐसे नहीं होता। वो कहती है भाई टैक्स पे करें, दैट इज़ योर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या करती है, आपसे टैक्स इस तरह से कलेक्ट करवा रही होती है कि आपकी क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर टैक्स जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो ये कैश में कलेक्ट कर रही होती है या ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह ले रहे होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट आपको कहे जी टैक्स पे कर दो और 2 लाख रुपए का टैक्स है, आप कहें जी मेरे पास 2 लाख रुपए की 2 बकरियां पड़ी हुई हैं वो ले लो, ऐसे नहीं होता। ये नॉर्मली कैश में पे होते हैं। फिर टैक्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, वो हमेशा प्रोपोर्शनेट इन कलेक्टर होते हैं। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है कि ये परसेंटेजेस में हम टैक्स जो है वो लगा रहे होते हैं, 1%, 2%, 3%, 10%। इस पे हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फिर टैक्स हमेशा किस पे लेवी होता है, आपकी इनकम के ऊपर। आपने जो पैसे कमाए हैं उस पर टैक्स लगाया जाएगा, जो आपने ट्रांजैक्शंस की होती हैं उसके ऊपर टैक्स जो है वो हम लगा रहे होते हैं। उसके अलावा जो आपने प्रॉपर्टी ली है, जो आपने एसेट्स वगैरह लिए हैं, इनके ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं, आपके टैक्सेस वगैरह जो हैं वो लगा रहे होते हैं। तो ये हमेशा परसेंटेजेस में क्या होते हैं, आपके टैक्सेस चार्ज होते हैं। नंबर 1। उसके बाद टैक्स लगाता कौन है, रिमेंबर टैक्स हमेशा आपकी स्टेट लगाती है, जो रियासत होती है। टैक्स हमेशा कौन लगाती है, आपकी रियासत लगाती है। किसके ऊपर लगाती है, आपकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर, आपके एसेट्स के ऊपर। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन से इनकम, कौन से एसेट्स हैं जो उस स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, जो उसकी हदूदों के युद्ध में आते हैं, उसके ऊपर। जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तानी इनकम के ऊपर जो है वो क्या कर सकती है, टैक्स ले सकती है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर टैक्स ले सकती है। अगर लंदन में फ्लैट्स हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो लंदन के फ्लैट्स के ऊपर टैक्स नहीं ले सकती, बिकॉज वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा होता। तो ये चीज़ आपके लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। पर टैक्स लगाती कैसे है, लॉ मेकिंग बॉडीज़ जो होती हैं, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के ज़रिए ये कानून पास करते हैं। फिर उस कानूनी तौर पे वो क्या करते हैं, ये आपका टैक्स जो है वो लगा रहे होते हैं। भाई टैक्स लगाया क्यों जाता है, टैक्स पब्लिक पर्पस के लिए लगाया जाता है ताकि आवाम की फ़लाह बहबूद हो सके। आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, टैक्स जो है वो लगा रहे होते हैं। तो आवाम से लेके अवाम ही क्या करते हैं, अवाम के ऊपर ही क्या किया जाता है, टैक्स जो है वो लिया जाता है। तो ये फीचर्स हैं, डैट इज़ रीड ओनली। इसको आपको क्रैम करने की, इसको आपको रट्टा मारने की कोई किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ साउंड टैक्स सिस्टम। ये भी पेपर में 2 दफ़ा सवाल आ चुका हुआ है कि एक जो बेहतर टैक्सेशन सिस्टम होता है उसके वो किन प्रिंसिपल्स, किन असूलों के ऊपर जो है वो हम उसको लेके चल रहे होते हैं।
किन असूलों पे, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो खड़ा होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है फिस्कल एडिक्वेसी, कि एक बेहतर फिस्कल का मतलब होता है हमेशा जहाँ पे भी आप फिस्कल का मतलब पढ़ेंगे ना, उसका मतलब होगा आपका कैश, रुपया, पैसा। और एडिक्वेसी का मतलब होता है सफिशेंटली। फिजिकल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि एक आपका सिस्टम बेहतर वही हो सकता है जो फिजिकली एडुकेट हो, मतलब जो आपके पैसे की डिमांड है उसको क्या कर सके, पूरा कर सके। अगर आपको पैसा कम चाहिए वो पैसा कम ला के दे रहा है, अगर आपको पैसा ज़्यादा चाहिए तो वो आपको ज़्यादा पैसे कमा के दे रहा है। इसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एडिक्वेसी जो है वो कह रहे होते हैं। अगर गवर्नमेंट के खर्चे बढ़ रहे हैं तो वो रेवेन्यू कलेक्शन भी बढ़ा के दे रहा है, तो ये एक्सपेंड कर रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है बाय द गवर्नमेंट नीड्स, दैट इज़ द गुड सिस्टम। उसके बाद है इक्वलिटी या थ्रेटिकल जस्टिस। इक्वलिटी का मतलब है सबसे टैक्स लेना, किसी को छोड़ना नहीं है। बट थ्रेटिकल जस्टिस का मतलब क्या है कि सबसे उनकी पेइंग कैपेसिटी के मुताबिक आपने क्या करना है, टैक्स जो है वो लेना है। छड़ना किसी ने नहीं है, लेकिन सबसे उनकी जो पेइंग कैपेसिटी है, जो जितना पे कर सकता है आपने उतना ही क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना होता है। उसके बाद है एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि आपका जो निज़ाम है, जो आपका निज़ाम टैक्स है, वो क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। टैक्स पेयर्स को क्या होना चाहिए, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जो आपके निज़ाम है, जो आपका अमला है, वो वेल ट्रेन होना चाहिए। वो हर चीज़ को क्या करें, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हों, कन्वीनियंट हो, टैक्स पेयर के लिए आसानियाँ पैदा करें। मोड ऑफ पेमेंट जो है वो आपके बेहतर होने चाहिए। आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ को ये डिस्करेज करने वाला कभी भी नहीं होना चाहिए। तो ये आप इसमें आता है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी में आ रहा होता है। उसके बाद है कंसिस्टेंसी या कंपैटिबिलिटी विद इकोनॉमिक गोल्स, कि आपके लॉस जो हैं वो इतने होने चाहिए कि जो आपके मुआशी अहदाफ सेट किए हुए हैं वो उनके साथ मुताबिकत रखते हो, वो उनके अकॉर्डिंग हो, और उसके मुताबिक ही क्या कर सकें, वो लेके चल सकें। वो आपने अगर मैसेज को सर्व करना है तो उसके मुताबिक ही सिस्टम डिज़ाइन हो, जो आपको पैसे जो हैं वो क्या करके दे रहा हो, कलेक्ट वगैरह करके दे रहा हो। तो ये आपके एक बेहतरीन टैक्सेशन सिस्टम की निशानी होती है। इज दैट क्लियर? ये पास्ट पेपर में सिर्फ एक दफ़ा सवाल आया हुआ है, ये क्लियर है आप लोगों को? उसके बाद है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स लॉज। ये भाईजान आपको ना, जब आपका टैक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आपको ये खुद ही इनके ऊपर आप फिंगर टिप्स के ऊपर लिख सकते हैं। आप इनके ऊपर माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे जो है वो लिख देंगे कि भाई आपका माय बेस्ट फ्रेंड का ऐसे क्या कहता है, इसके ऊपर लिख सकते हैं जब आपका सिलेबस ख़त्म होगा। बिकॉज हमारे सिलेबस का 70% एरिया जो है वो डायरेक्ट टैक्स के ऊपर है, 30% एरिया जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर जो है वो आ रहा होता है। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, सिंपल मैं आपको वन लाइन बताता हूँ। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो डायरेक्टली आपसे लिया जा रहा है, किसके ऊपर, आपकी इनकम के ऊपर हम लेते हैं, आपके एसेट्स के ऊपर हम लेते हैं, आपकी वेल्थ के ऊपर ले रहे होते हैं। दैट इज़ योर डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्टली हम आपसे ले रहे होते हैं। अब सिलेबस में हमारा जो है डैट इज़ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स की बात करें तो हम देखेंगे हमारे पास कौन कौन सी इनकम आती है। सैलरी आ जाएगी, प्रॉपर्टी आ जाएगी, कैपिटल गेन आ जाएगा, बिजनेस आ जाएगा, अदर सोर्स जो है ये आ रहा होगा। ये मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है, जो डायरेक्टली आपसे, भाई मेरी इनकम है ना, गवर्नमेंट टैक्स मुझसे लेगी आके, क्योंकि भाई तुमने इतने पैसे कमाए, हमें टैक्स निकाल दो। ये मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। ये मेरा क्या कहलाता है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो कहला रहा होता है। जो डायरेक्टली मेरे एसेट से, मेरी इनकम से मुझसे लिया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है,
इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो टैक्स है जो आपसे डायरेक्टली नहीं लिया जाएगा बल्कि इनडायरेक्टली लिया जा रहा होगा। और ये इनडायरेक्टली किस पे लिया जाएगा? आपकी स्पेंडिंग के ऊपर। जब आप खर्चा करेंगे, जब आप एक्सपेंस कर रहे होंगे, तो आपके एक्सपेंसेस के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही होगी? टैक्स ले रही होगी। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कह रहे होते हैं। जैसे सेल्स टैक्स है। अब देखें, सेल्स टैक्स जो है वो गवर्नमेंट आपके किस पे ले रही है? खर्चों पे। आप जाते हैं, ख़रीदारी करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है? आपसे पैसे ले रही होती है। इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो आपने बस ये रखना है, डायरेक्ट टैक्स वो है जो आपसे डायरेक्टली लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो इनडायरेक्टली आप पे लिया जाएगा। जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं सर, वहाँ पे हम क्लियरली एक वर्ड देखते हैं कि वो डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर या डायरेक्टली आपके एसेट्स के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? लेकर चल रहे होते हैं। किसके ऊपर? डायरेक्टली आपकी इनकम के ऊपर, डायरेक्टली आपके एसेट्स के ऊपर क्या होता है? लेकर चल रहे होते हैं। और इनडायरेक्ट में हमें नहीं पता आपके पास इनकम है या नहीं है, हम आपसे टैक्स ले लेंगे। जैसे पाकिस्तान में अगर एक बच्चा पैदा हुआ ना, जब उसका फीडर बाई किया गया है, उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स लिया जाएगा। वो हम किस पे ले रहे हैं? हम आपकी स्पेंडिंग के ऊपर, आपने खर्चा कितना किया है, हम आपके उन अखराजात के ऊपर क्या कर रहे हैं? टैक्स जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। अब डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इसमें सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस, अदर सोर्स वगैरह आ जाएगा। इनकम टैक्स है, जब हम पढ़ेंगे आपको उसकी समझ आ जाएगी। और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इसमें कस्टम ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स वगैरह आ रहा होगा। तो सर ये आप जब सिलेबस ख़त्म करेंगे, आप इसके ऊपर माय बेस्ट फ्रेंड का मुकम्मल मजमून जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे चैप्टर का आखिरी एरिया है और ये आपने बिल्कुल भी याद नहीं करना, इसमें से कभी पेपर में सवाल नहीं आएगा। डेट इज़ हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉ, कि पाकिस्तान ये में टैक्स कैसे आया। तो भाई 1857 में जो हम जंग आज़ादी हार गए थे, उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई, उन्होंने फॉर्मल इनकम टैक्स एक्ट जो है वो यहाँ पे इस खित्ते में नाफिज कर दिया था, ताकि जो ब्रिटिश एम्पायर का बजट डेफिशिएटरी है उसको वो क्या कर सकें? मुकम्मल कर सकें, पूरा कर सके। फिर 1605 में उन्होंने 1860 के एक्ट को 65 के एक्ट से रिप्लेस कर दिया। 1886 में उन्होंने जनरल इनकम टैक्स लगा दिया ट्रेडर्स वगैरह के ऊपर कुछ सूबों के। 14 से 18 तक वर्ल्ड वॉर हुई। 17 में उन्होंने जो वो तमाम कंपनीज जिनका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब जिसे हम कहते हैं रिजर्व्स वगैरह, जिनके रिजर्व्स वगैरह 50,000 से ज़्यादा थे इक्विटी रिटेन अर्निंग, उसके ऊपर उन्होंने 50,000 रुपये का टैक्स लगा दिया। उसके बाद 1918 में उन्होंने वॉर अमेंडमेंट्स की। 1920 में उन्होंने सुपर टैक्स में उसने मॉडिफिकेशन की। 1922 में उसने इनकम टैक्स को सुपर टैक्स एक्ट को कंबाइन करके इनकम टैक्स एक्ट 1922 बना दिया। फिर 1947 में हमारी मुल्क आज़ाद हो गया, पाकिस्तान बन गया। तो जो 1922 में हमने इनकम टैक्स एक्ट लगाया था अंग्रेज़ों ने, 1979 तक वही एक्ट चलता रहा पाकिस्तान में। 1 जुलाई 1979 को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 आया, जिसने इनकम टैक्स एक्ट को रिप्लेस कर दिया। और 2001 में हमने फिर इस ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया। अब हर साल इसमें अमेंडमेंट्स हो रही हैं और हम इसमें क्या कर रहे हैं? चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं। तो ये सारी कहानी हमारी किसके बारे में थी? ये सारी कहानी हमारी इस हिस्ट्री के बारे में थी, जो पेपर में कभी भी नहीं पूछा कि बताएं ये क्या होता है, क्या नहीं होता, जंग आज़ादी कब हुई थी, कौन जीता था, टैक्स क्या, सुपर टैक्स क्या होता है, ये उसने आपसे नहीं पूछना। तो ये आपका चैप्टर है, इसके मैं कुछ तरह क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। अभी इसके सवाल बड़े आसान आते हैं। अब आप ज़रा स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देखेंगे तो सवाल है ऑटम 2014 का, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम इज़ टू कलेक्ट रेवेन्यू, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट द अदर ऑब्जेक्टिव्स, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स विच अ टैक्सेशन सिस्टम कैन अचीव। सर जो हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ना, आपने वो लिखने हैं। और ये 10 नंबर का सवाल आया था ऑटम 2014 में। मेरे ख्याल से ये आप लिख सकते हैं, इसमें कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस नहीं आएगी, बिकॉज हम ये पढ़ के आ चुके हुए हैं। मैं सिर्फ रिकॉल करता हूँ आपके साथ कि भाई हम हर चीज़ें जो हैं वो हमने क्या की हुई हैं, हमने डिस्कस आउट कर ली हुई हैं। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं, कहते हैं स्टेट एनी 5 वेज थ्रू विच टैक्सेस कैन बी यूज फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ये हमने डेवलपमेंट एक्सपेंसेस भी पढ़े हैं, इसमें था वो ट्रेड फ्री जोन्स बनाना, ये सारा कुछ हम पढ़ के आ चुके हुए हैं। कलेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए टैक्स लेते हैं अमीरों से, ट्रेड फ्री जोन ले लेते हैं, हाई कस्टम ड्यूटी जो है वो लगा देते हैं। उसके अलावा टैक्स क्रेडिट्स जो है उनको इंट्रोड्यूस वगैरह करवा रहे हैं, सारा कुछ इसमें आ रहा होता है।
फिर है जी ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 इनडायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल इन पाकिस्तान। अभी हमने डिस्कस किया कि वो तमाम टैक्सेस जो आपके डायरेक्टली इनकम से नहीं लिए जा रहे उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके 3 एग्जांपल्स हैं जिसमें सेल्स टैक्स आता है, कस्टम ड्यूटी आता है और फेडरल एक्साइज ड्यूटी आ रहा होता है। सेल्स टैक्स जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम इसे क्या करेंगे, हम इसको बड़ी तफसील में जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, बिसाइड्स फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर टैक्सेशन इज़ आल्सो यूटिलाइज्ड एज अ टूल टू कैरी आउट द नेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लिस्ट एनी 5 नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। फिर कहते हैं टैक्सेस आर प्राइमरी रेवेन्यू यील्डिंग टूल्स ऑफ गॉर्डन ऑफ मॉडर्न एजेस। You are required to state any 3 non-revenue objective which the government achieve by imposing taxation। तो यही जो हमने नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं, पूछ रहा है कि भाई कौन से 3 हमें नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव जो हैं वो बता दें। तो सर ये सारे सवाल ना इस चैप्टर में से इस तरह के आए हैं। आप लोगों के साथ इसका बुक भी शेयर होगी, आपसे PDF भी शेयर होगा। आपने इससे कुछ क्वेश्चन जो है ना वो खुद एक दफ़ा पढ़ लेने हैं, इस चैप्टर को अच्छे तरह रीड कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर का आपसे टेस्ट जो है वो ले रहे होंगे। इस डेट क्लियर, क्योंकि इसके साथ ही हमारा चैप्टर जो है ये वाला ख़त्म होता है। इसका टेस्ट जो है फिर हम क्या लेंगे, कल तो नहीं, सैटरडे को इसका टेस्ट जो है वो हम ले रहे होंगे। गॉट इट? जी जनाब, क्लियर है। इसमें से सिर्फ यही सवाल आपको मिलेंगे जो भी हमने डिस्कस किए हैं, इस तरह का सवाल ही वो आपसे पूछ रहा होता है। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा और मंडे से जो है ना बेसिकली हम अपना सेल्स टैक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिस्कल का मतलब होता है पैसा, एडिक्वेसी का मतलब होता है सफिशेंसी। तो फिस्कल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि एक सिस्टम जो माली तौर के ऊपर आपको मुकम्मल हो, पैसे पूरे करके दे रहा हो, उसे हम कहते हैं फिस्कल एडिक्वेसी। बुक रमज़ान के बाद ही अवेलेबल होगी। देखिए मैंने PDF में चैप्टर तो शेयर कर दिया होगा आप लोगों के साथ। इस चैप्टर में क्रैमिंग वाली दोस्त कोई चीज़ नहीं है। ये चैप्टर सिर्फ आपने रीड करना है, रीड करने के साथ इसको अपनी वर्डिंग में लिखो, इसमें क्रैमिंग तो है ही नहीं। वही तो आपको बताया कि इस चैप्टर में क्रैमिंग बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को विद सेल्स टैक्स। सैटरडे को आप लोगों ने टेस्ट लाजमी देना है, टेस्ट इसने छोड़ना नहीं है और टाइम पे आया करें। आप हम क्लास ऑन करते हैं, फिर हम वेट करें, जब बच्चे नहीं आते फिर हम अपने दूसरे काम शुरू कर देते हैं। तो कोशिश करें, जो पहला वीक था इसमें तो हमने आपको लिबर्टी दे दी थी, अगले वीक से आपको लिबर्टी इस चीज़ की बिल्कुल भी नहीं मिलनी। मैंने एग्जैक्ट क्लास स्टार्ट कर देनी करनी है, जो आया आ गया, जो नहीं आया वो ना आया। हम वेट नहीं कर रहे किसी भी बंदे का। आपके वेट के चक्करों में ना हमें दूसरे काम करने पड़ जाते हैं, बैठ बैठ के बंदा बोर हो जाता है। ठीक है, टेस्ट आपका ग्रुप में आ जाएगा, आप टेस्ट वहाँ पे शेयर करेंगे और आप सबमिट करेंगे। अब जिन बच्चों की फ्री एक्सेस है पोर्टल की, अनफॉर्चुनेटली वो तो टेस्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे। हाँ, जिनकी फ्री एक्सेस नहीं है, जिनका परचेज्ड है, वो अपने टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। हाँ, हम फ्री एक्सेस वालों को टेस्ट विद क्वेश्चन शेयर कर देंगे, वो उसकी असेसमेंट खुद ही कर लीजिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह मंडे को विद सेल्स टैक्स। अल्लाह हाफिज़।